से पढ़ते हैं। मैं जरा देखूं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जो बच्चे नहीं आए उन्हें आसानी होनी चाहिए। हो गई, अब हो गई है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, वो कहता है डिसीजन मेकिंग दो तरीकों से हो रही होती है मेनली। एक में ये हो रहा होता है कि हम हमेशा एक ऐसा, जो तब नहीं ज्यादा है या एक है, चलो, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बेहतरीन फैसला करें, हम ऐसा डिसाइड ऐसा ऐसा डिसीजन लें जो कि हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू, हमारे जो जो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे हैं, मैच जीतना है तो बेस्ट तरीके से जीतें, प्रॉफिट अर्न करना है तो बेहतरीन तरीके से करें, कोडिंग करनी है तो बेहतरीन करें, प्रोडक्ट भेजनी है तो बेहतर मार्केट करें। तो देखो रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, इट डिस्क्राइब्स choices that are logical and consistent। कंसिस्टेंट होता है एक ही तरीके से चलती जाने वाली। तो कहते हैं इसका हमें क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग वैल्यूज मिलती है, यानी ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर हम बेहतरीन ऑल्टरने, आपने कहा चॉइसेस थी, आप डेल भी ले सकते थे कुछ और भी, तो आप बेहतरीन की तरफ अगर जाते हैं तो हम कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग है। आपके पास ऑप्शंस जो थे वो थे जिनमें से कि बेहतरीन रिजल्ट आता। इसके अगेंस्ट बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होता है, होता तो अभी ये भी रैशनल के ऊपर ही है, कोई डिसाइड करना है हमने, लेकिन कहता है डिसीजन मेकिंग दैट्स रैशनल, ठीक है, बट लिमिटेड या बाउंडेड बाय एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यानी मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजर है, जो डिसीजन मेकर है, उसकी लिमिटेड नॉलेज है, उसकी वो कितना प्रोसेस कर रहा है डेटा को, वो कितना अपने जहन में सोच सकता है। तो इनफैक्ट इसको हम कहते हैं कि बाउंडेड रैशनैलिटी है, यानी इसके अंदर खुले बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं है कि जिनमें से चूज करके हम बेस्ट निकालें। तो कहते हैं फिर क्या होता है, हमें सेटिस्फिक्स पे जाना पड़ता है, यानी हमें ऐसे सोल्यूशन एक्सेप्ट करने पड़ जाते हैं जो कि अच्छे हों। हम कहते हैं बस ठीक है यार, जीत गए मैच, अच्छा यार ये प्रोडक्ट चली गई, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आ गया, एक्सीलेंट नहीं आया, अच्छा आ गया। तो कहते हैं दो तरह से हो रही होती है, और आपके लिए हम क्या कहते हैं, कोशिश की जानी चाहिए कि रैशनल डिसीजन मेकिंग हो, हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से सोचकर बेहतरीन की तरफ जाए जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन दे। सॉरी, समझ में आता है बेटा? एक में ये यस सर। याद रखना, बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए तमाम ऑप्शंस को देखना, बाउंडेड में कि हमारे पास मुख्तसर हो जाते हैं ऑप्शंस, क्योंकि जो बंदा है वो उतनी ही इंफॉर्मेशन, उतनी ही नॉलेज, उतनी ही जान पहचान रखता है, तो वो उनमें से जो बेस्ट होता है वो उसको चूज कर लेता है जो उसके जहन में समा जाए। और वो चीज़ शायद एक्सीलेंट ना हो, वो गुड इनफ होगी कि ठीक है जी हमने काम अच्छा कर लिया, बस ठीक हो गया जी, मैच जीत गए जी। अब जरा देखो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है, एक बात पहले ख्याल रखना। इंट्यूटिव क्या होता है, हम कहते हैं ना यार मेरे जहन में ये वाली बात थी यार, मुझे फीलिंग आ रही थी कि हम ये मैच जीत जाएंगे यार, मुझे फीलिंग। तो बाज़ औक़ात हमारे जिंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमने जिंदगी में कुछ काम किए होते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमारा दिमाग हमें सिग्नल देना शुरू करता है कि अगर तुम ये वाला डिसीजन करोगे, डिसीजन कभी होता है, आप दोस्त बैठे तो कहते तूने ये कैसे किया, वो कहते हैं यार मेरे जहन में आ, तो कहते हैं नहीं नहीं तुझे पहले से पता, कहते हैं नहीं मेरा जहन कह रहा था कि मैं यूं करूं तो ये ठीक हो जाएगा। आप एग्जाम में जो तुक्का भी लगाते हैं ना, वो भी इंट्यूटिव ही होता है, यानी आपका जहन मान रहा होता है, कहीं लाशऊरी तौर पर कहीं पर आपको लग रहा होता है कि ठीक है। जरा इसको पढ़कर देखना कि डिसीजन मेकिंग क्या चीज है। थर्ड वाली, मेकिंग डिसीजंस ऑन द, देखो ये वाली बात आ गई, बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। पहली बात तो ये कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये चीज पढ़ना, फीलिंग्स, मैं फील कर रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि यार अगर ये हम काम करें तो बड़ा मुनाफा होने वाला है, अगर ये काम हम इस तरीके, तो हम डिसीजन मेकिंग में इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग वो कहते हैं कि जिसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस, फीलिंग और जो हमारे पास जजमेंट एक्यूमुलेटेड है, जमा हुई है, उस सब की बुनियाद पे हम फैसला कर जाते हैं। यार मुझे लगता है मेरे लिए एचपी बेहतर है। अब वो पता है ऐसी हवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं से मैंने उसके बारे में पढ़ा होगा, आप बच्चों ने कभी उसकी तारीफ की होगी कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरेज ज़्यादा है, अगर मैं ये वाला लूँ तो मैं फिर अपनी उस इंट्यूशन के ऊपर मैं अपना फैसला ले लूँगा, मैं अपनी उस फीलिंग पे, अपने जहन की कही हुई बात पे फैसला ले लूँगा। तो नॉर्मली ऐसा भी हो रहा होता है। और ये बताऊँ, ये अक्सर मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, मुझे, आप लोग ट्रिप पर गए थे जब भी हम इधर गए थे ऊपर, इस पे, आप लोगों का शायद दो नहीं, सर आपका हमारी नहीं कोई था, ट्रिप ही नहीं बनी। आपका नहीं था, 18 का ट्रिप था।
और हमारे कोई अच्छे प्लान्स थे, लेकिन हमारी एक बस ने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वो कहीं पे नाश्ता करने के लिए ड्राइवर साहब रुक गए, और हम कोई जो मैं वहां जाके बैठा रहा मुश्तपुरी पे कि मेरे बच्चे आए तो खाना शाना खिलाएं। वो 3 बजे कहीं बसें ऊपर पहुंच, वो वाली बस पहुंची। हम कोई 18-19 बसें मैं ले गया था गलती से पहली दफा। अब हुआ ये कि जब वो आखिरी बस आई तो मेरा टाइम सारा मिसमैनेज हो चुका था। हमारा बॉन फायर का प्लान था। तो देखो फिर इंट्यूटिव डिसीजन उस वक्त क्या था, फौरी तौर पर सोचा, एक्सपीरियंसेस सोचे कि वापसी पे ट्रैफिक होता है, बच्चों ने वाह कैंट जाना होता है, बाद बच्चों ने बाराकू जाना होता है, तो ये रात का 1 बज जाएगा। तो फिर मैंने उसी वक्त कहा यार बॉन फायर को भी छोड़ दें, फलां को छोड़ें, आप लोग सैर शैर करें, चाय यहीं पे पिए, और हम इमीडिएट निकलेंगे। रात के 8 बजे हम नीचे उतरे। ऑल्दो के मजाक उड़ाते हैं सर क्या है हम लड़के हैं, लेकिन जिनकी अम्मियां रो रही होती ना पता नहीं बच्चा कितने रह गया, 12 बज गए ना, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ ट्रिप जल्दी वापस आए, ताकि वाह वाले ये अपने रवात वाले बच्चे अपने घरों को जाएं। तो देखो उस वक्त कोई प्लान नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव मेरे पास नहीं था, लेकिन क्या करना पड़ा, उसी वक्त रन टाइम पे डिसाइड डिसाइड कर लिया अपनी जजमेंट से, अपनी फीलिंग से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि यार ये कोई प्लान नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मेरी चॉइस यही है कि बॉन फायर नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी डिसीजन मेकिंग होती है। अब जरा देखो उसने इन फीलिंग्स को, इस एहसास को कि हमने कोई चीज पहले कभी की थी, कोई चीज ऐसी थी जो कि हमने सीखी थी, कोई चीज ऐसी थी जो हमारे दिमाग में अटकी हुई थी, हमने उनकी बेसिस पे हमारा ये इंट्यूशन बनता है, हमारी ये फीलिंग बनती है, हमारा ये जहन बनता है। तो देखो उसने हमें पूरा एक चार्ट दिखाया है, जरा इसको देख लो। इंट्यूशन को उसने अटैच किया है फिलहाल 5 चीजों के साथ। नंबर 1 तो वही है एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी इन द पास्ट आई हैव, मैंने माजी में कुछ मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए थे, मैंने कुछ चीजें देखी थी। तो ये एक पहलू है मेरी इंट्यूशन का, कि मेरे जहन की जो जो मुझे मेरा जहन चीख रहा है कि ये करो, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा पास्ट में कोई एक्सपीरियंस था, मैंने कुछ ऐसे काम किए, डिसीजंस लिए जिससे पता चला है काम ठीक है या गलत है। नंबर 2 देखो इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, क्या हो रहा होता है, जो मेरे इमोशंस हैं, मेरा मूड है, मेरे अंदर की हालत है, ये भी इफेक्ट करता है। क्या मतलब, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स और इमोशंस। मैं तुम्हें एक बड़ी गलत अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली इट हैपेंस। आज से कई साल पहले मैंने एक चीज नोट की कि हम टीचर जब बैठते थे और बच्चों का वाइवा होता था, तो और ये देखना ये मजाक नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पागल है, लेकिन इसको समझना। जब वाइवा होता था ना, टीचर 2-3 वाइवास के बाद थक जाते थे, सवाल जवाब हो रहे हैं, बहस हो रही है, और फिर एक टाइम आता था कि हम लोगों ने ना तो कुछ खाया होता था ना पिया होता था, और हमारी हालत टाइट होती थी, और मैं कहता था कि टीचर ना बच्चों को खाना शुरू कर रहे हैं। तो नॉर्मली आई यूज टू, फिर मैं बताऊंगा बाद में क्या किया। फिर चाय आ जाती थी, कोई बिस्किट कुछ ना कुछ आ जाता था, खाते थे। उसके बाद मूड्स फिर ठीक हो जाते थे। फिर बच्चों को हम खाना बंद कर देते थे, उनसे तमीज से सवाल करते थे। तो ऑनेस्ट टू गॉड आई सजेस्टेड, मैंने कहा काम कीजिए यार, हम सब थके। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग खा रहे हैं बच्चों को नाजायज डांट रहे हैं, मैं भी वही कर रहा होता था, मैं कोई आसमान से तो उतरा हुआ नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा काम कीजिए कि आइंदा जब भी कभी इनके वाइवाज हो फाइनल ईयर के, तो ऐसा करें चाय पहले रखा करें, ताकि ना, और मैंने ये बड़ा करके देखा, चाय पीने के बाद हम सब सुकून की हालत में होते थे, बच्चों से जायज सवाल किए, अगर उनको कोई जवाब गलत भी हुआ तो बहुत नहीं डांटा, चीजें ठीक हुई। एंड सेम आई अप्लाइड विद सॉफ्टवेयर हाउस। उन्होंने कहा हमें बच्चे चाहिए कुछ, मैंने कहा आप आ जाइए या हमें बता दें, मैं उनको भेजता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करें, हम आप, मैंने कहा मेरे साथ चाय पी लें। खैर वो लोग आ गए। जब वो आए तो गर्मी के दिन थे, तो मैंने फिर एक कमरे में मैंने एसी वगैरह ठंडा करके रखा हुआ था। वहां तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में कैसी चीजें नहीं, ऐसे केक शेक ले गया था, कोई उनको खुश करना मकसद नहीं था, लेकिन जो उनका मूड ऑफ था, इमोशंस ऑफ हो जाते ना गर्मी में आते आते, उनको वो खिलाया पिलाया, गप्पे शप्पे लगाई, सब कुछ हुआ। मैंने कहा यार अब आपके हवाले मेरे बच्चे हैं, मैं एक एक करके भेजता जाऊंगा, आप इनको अपनी मर्जी से इंटरव्यू करें, आप इनको अपनी मर्जी के सवालात करें, अगर ये इस काबिल हैं तो रखें, नहीं है तो आप मुझे कमी बताकर चले जाए ना। मैं उठकर अपने ऑफिस में आ गया। यू बिलीव मी और नॉट यार, वो मेरे जो बच्चे जितनी पोजीशंस के लिए वो आते हैं ना, वो अक्सर एक आध खाली छोड़ जाते हैं। ऑनेस्ट टू गॉड दे टुक ऑल माई स्टूडेंट्स, यानी उनको अगर 2 या 4 चाहिए थे सब ले गए वो। और बच्चे वो तो जो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता सर। तो देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमेशा हम लोग ना अपनी जिंदगी में से मिस करते हैं। हम कंफर्ट लेवल के ऊपर आके डिसीजंस नहीं करते, और जब हम डिसीजंस नहीं करते तो वो मैनेजर्स हमेशा फिर ठोकरें खाते फिरते हैं। तो ये चीज मैंने लर्न की थी इस्लामिक के अंदर ही, कि बच्चों की शामत तब आती है जब टीचर का मूड ऑफ हो जाए, तो बेहतर है उसका मूड ऑन ही रहने, फ्यूज ना उड़ाएं उसका। ये बात समझ में आती है कि नहीं?
यस सर। तो ये यस सर। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन है, जिन्होंने इनिशिएट हुआ है, कहीं से कोई असर था तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा था, तुम भूखे थे, तुम किसी बात पे टेंस थे, तुम्हारे डिसीजन पे असर डालेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत सिग्नल देगा उस टाइम पे। अब आगे देखो, कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन, ऐसी कॉग्निशन क्या होती है जरा समझ लेना। हमारा दिमाग में अल्लाह ने एक प्रोसीजर रखा है चीजों को सीखने का। मैं एक दफा किसी पॉट को हाथ लगाता हूँ गरम गरम, तो मेरा हाथ जलता है। मैं दूसरी दफा, दो दफा के बाद मैं समझ जाता हूँ कि भाई इस पॉट को हाथ लगाने से पहले जरा चेक कर लिया करो ये गर्म है या नहीं है। तो कॉग्निशन क्या है? इल्म को हासिल करने का दिमाग की पूरा एक प्रोसेस। तो देखो, कॉग्निटिव बेस्ड का क्या मतलब है? मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स। देखो, स्किल उसने सीखे हैं, उसने किसी तरीके से लर्न किए हैं। नॉलेज एंड ट्रेनिंग, उसको सिखाया गया। मैं इसकी मिसाल हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो देता हूँ। कभी नोट करना, एक मैनेजर ने एक डिसीजन किया, उसमें उसको बहुत फायदा हुआ, उसकी उसकी उसका गोल्स जल्दी अचीव हुए। उसने दोबारा किया, फिर गोल्स जल्दी अचीव हुए। अब उसकी उसकी लर्न हो गया, उसके दिमाग ने सीख लिया, ओहो ठीक है, अगर मैं यूं डिसीजन करता हूँ तो यूं होता है। और इसकी मैं हमेशा मिसाल कैसे देता हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी देखना आपके छोटे बहन भाई भतीजे भतीजियां भांजे, कभी नोट करना, ये हमेशा चमकती हुई चीज पे जाते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं, और आपकी आपी भाभी उनको उठा उठा के लाके वापस रखते रही है, इधर बैठ जाओ उधर नहीं जाओ। लेकिन जब एक बच्चा, और ये नोट करना, ये मेरे तो घर में मेरे छोटे बेटे से हुआ था, तो मैंने उसके बाद इसको नोट किया कि कॉग्निशन इतनी स्ट्रांग होती है छोटे से बच्चे की, कि वो गया और उसने जाके गलती से ना, कोई था नहीं, उसने जाके हीटर को पकड़ लिया, रोया, पता चला हाथ पे निशान है। अम्मा भी रो रही है और सब कुछ, दादी भी परेशान है, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इनफैक्ट द थिंग वाज, उसको कॉग्निशन ने ये बता दिया था, उसके एक्सपीरियंस ने, उसकी ट्रेनिंग ने, कि भाईजान जो ये तुम्हें रोक रहे थे सही रोक रहे थे, तो गर्म है। उसके बाद वो बच्चा जब भी हम हीटर जलाए ना, ओके हॉट हॉट, क्योंकि हम पहले उसे हॉट कहते थे कि ये हॉट है बच जाना, लेकिन जब उसने लर्न किया ना, कॉग्निशन आई, तो उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसने डिसाइड करना शुरू किया कि आई नीड नॉट टू गो टू दैट प्लेस, मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। एंड देर इज दैट हैपन एट माई होम। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी में बड़ा ये बेहतर चीज है। अब एक मैंने कहा था हमारे दिमाग में छुपा होता है, पता नहीं होता। मैं कहता हूँ बता ना, तूने डिसीजन कैसे किया? तो वो कहते हैं पता नहीं, बस मेरे जहन में आ गया। तो देखो, इसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। हो क्या रहा होता है? कुछ डेटा लाशऊर में होता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन वो अपना असर डाल रहा होता है। कुछ चीजें हमें पता होती हैं जो पीछे कहीं बैक ऑफ द माइंड पड़ी होती हैं, लेकिन वो हमें मदद करते हैं डिसीजन लेने में। हम ये नहीं कहते, आप नहीं कहते कि यार मुझे तो याद नहीं, नहीं, आपका जहन जो आपको सिग्नल कर रहा है वो कहीं पीछे से उस डेटा को उठा कर ला रहा है और आपको सिग्नल कर रहा है। आगे देखो जरा, वैल्यूज और एथिक बेस, मैंने आपको बताया था कि बहुत चीजें हम डिसाइड करते हैं, तो हम उसके बैकएंड के ऊपर हम कुछ चीजों को रख लेते हैं कि यार मेरी सोसाइटी क्या कहेगी। अगर मेरे पास चार बंदों के काम करने की गुंजाइश है और मैं दो को खाम खा निकाल रहा हूँ, यार मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे बड़े खराब लोग हैं, ये तो खाम खा फायर कर देते हैं बात बात पे। ये या कोई और ऐसी चीज, अगर मैं कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, आपने मुझे बता दिया सर इसमें गड़बड़ है, ये सॉफ्टवेयर अभी ठीक नहीं बना, इसमें एरर आ रहे हैं, मैंने कहा जान दे यार। तो देखो फिर क्या है, एथिकली मैं बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी बदनाम हो जाएगी कि ये तो एरर भरे हुए सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो देखो, वैल्यू और एथिक बेस में क्या है, मैनेजर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, ईमानदारी, यार इसको सही करके भेजो, एंड कल्चर। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में किसी को बेरोजगार करना अच्छी बात नहीं, अगर वो नाजायज ना हो तो, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसको मत निकालिए। तो देखो, ये इस तरह के डिसीजन हैं। मुझे लग रहा है सब सो गए और मेरी लोरी से समझ में आया है, इंटरेस्टिंग है या नहीं? यस सर। ये आ रहा है सोए नहीं हो। आ रहा है, वेरी गुड। चलो, क्योंकि बेटा मैं इसको अब इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ और मुझे मजा आना शुरू हुआ है कि आप एक्स्ट्रा क्लास में आए हो, तो जो ये 20-25 मिनट हो तो इसमें अच्छा सा पढ़ लो। अब जरा देखो, प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। देखो बेटा, एक डिसीजंस वो होते हैं जो बार बार होते हैं, हमें रोजाना ही डिसाइड करना है, आज यूनिवर्सिटी कैसे जाना है बस से, आज यूनिवर्सिटी कैसे जाना है बस से। आइसक्रीम्स कब ज्यादा लॉन्च करनी है समर में, आइसक्रीम्स कब ज्यादा लॉन्च करनी है ईद पे। तो देखो हो क्या रहा है, प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं रिपीटेटिव डिसीजन, रिपीट होने वाले, बार बार आने वाले, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। रोजाना की अप्रोच है, रोजाना ही बस पे जाना है सर, कोई नई बात तो नहीं हो रही ना आज। तो देखो ये है प्रोग्राम। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, ये बार बार नहीं होते। जैसे मैं आपको फिर मिसाल देता हूँ कि हमने कहा यार ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने कहा सर रुक जाए, मैंने कहा सर क्यों रुक जाए यार, सर अभी कोरोना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, लॉकडाउन खत्म हो ना, तो इसके लिए हम अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मैंने कहा यार पहले तो आप प्रोडक्ट हर हफ्ते निकालते थे, आपने कहा सर पहले कोरोना भी तो नहीं था ना,
तो देखो अब क्या हो रहा है, यूनिक, नए एंड नॉन रिकरिंग होते हैं जो बार बार अक्कर ना हो, बार बार ना आए, डिसीजंस दैट रिक्वायर अ कस्टम मेड सोल्यूशन, जो कि हमें मजबूर करते हैं कि अपने सोल्यूशन को कस्टम मेड मतलब उसको उसको ढाल लेना, उसको नए तरीके से सोचना। तो देखो अब हमने कस्टम मेड डिसीजन क्या किया कि नहीं, पहले तो हर हफ्ते हम लोग ये चीजें भेज रहे थे, अब लॉकडाउन आ गया, चीजें खराब हो रही हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो कोशिश कीजिए जी एक नया डिसीजन लें, दो दो हफ्ते के बाद भेजेंगे, फिर हम देखेंगे एक महीने के बाद, जैसे अभी वो कर रही है ना गवर्नमेंट, हम फला तारीख को देखेंगे। देखो वो रिकरिंग प्रोसेस नहीं है, वो हर दफा नई वैल्यूज के साथ खेलते हैं, सोचते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा अभी मत खोलें, बच्चे बीमार ना हो जाए। तो देखो ये है प्रोग्राम्ड का मतलब, जो कि हमारे जहन में प्रोग्राम हुआ है, बस ये काम पता है ऐसे होना है, मैनेजर ने कहा हाँ जी ये वाला काम ऐसे ही होगा। और नॉन प्रोग्राम जो कि नई सिचुएशन अराइज होती है और हमें उसके लिए नए तरीके से सोचकर डिसाइड करना होता है। नहीं समझ में आ रहा सर? हाँ, देख लो बेटा, मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बेइज्जती नहीं चाहिए बाद में पता चले कि हाँ तलहा सीआर साहब समझ आ रहा है? तलहा सो यस गया? सर। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। तलहा को समझ भी कुछ नहीं आ रहा। तलहा जरा मुझे प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम बताओ ताकि तुम लोगों को जगा लूं, वरना तो मेरी तकरीर बेकार जाएगी सारी। सर जी प्रोग्राम वो होता है जिसमें सर जी हैंडल करते हैं प्रोग्राम को कि ये सही या नहीं सही, इसको आगे नहीं बोल, मतलब जब तक सही नहीं होता ये नहीं बोलना कि इसको आगे भेज दो। हर वेरी चीज़ गुड। को और नॉन रूटीन प्रोग्राम वाइज। क्या है? सर जी वो जिसमें हम ये कहेंगे यार ठीक है गलतियां हैं, आप भेज दो आगे, और आगे से हमारी कंपनी जो है वो डाउन जाती जाए। तो फिर ये क्या था मेरे लाल, कस्ट एथिकल वैल्यूज वाला? हाँ जी, कोई और बताना पसंद करेगा? मैं नोट कर रहा हूँ कि क्लास बहुत चुप, देखो बेटा अगर तो क्लासें सर नहीं प्रोग्राम और लेनी। डिस प्रोग्राम में ये है कि प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं वो जो हमारे रोजमर्रा के रूटीन में चल रहे हैं, तो एक्सीलेंट और एक्सीलेंट पीछे उनके लिए कोई नया और यूनिक आइडिया हमें लाने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट। तो नॉन और प्रोग्राम क्या हो गए फिर? वो तो सर जो अभी आपने एग्जांपल दी थी कि कोई चीज आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो उसके वक्त हमें कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करने आइडिया से पहले सोचना नया होगा। आइडिया लाने की जरूरत है, अपना प्रोडक्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो बच्चा लोग सारे जाग जाओ, अगर तुम मुझे, देखो एक बात सुनो और मैं तो बड़ा क्लियर बताऊं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मैं तो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे इस तरह के हराम के पैसे नहीं चाहिए कि मैं घंटे पूरे करूं। पढ़ना है तो बताओ, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा मेडिकल जमा है, ये तो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ आता हो। जस्ट गिव मी वन सिंपल थिंग कि सर जी नहीं पढ़ना, जो है आप यही हमें दे दें, बोल दो, मैं अभी पढ़ाना छोड़ता हूँ। ये और टीचर होंगे जो घंटे पूरे करते हैं, मैं घंटे पूरे, मैंने पहले भी कहा था, मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ बास क्लासेस को जिनके पैसे मिलते भी नहीं है मुझे, यानी वो मेरी तनख्वाह का हिस्सा है। तो ये मेरी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि मैं घंटे पूरे करूं, मुझे घंटे नहीं चाहिए। पढ़ना है तो बताओ, नहीं पढ़ना तो अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं, बिल्कुल इसको यहाँ पे छोड़ो। रेगुलर 3 क्लासें रह गई हैं, वो लो और जाओ और बेच दे और ले वाली एक आवाज लगाओ और खत्म करो काम। क्या ख्याल है? नो सर, कैरी ऑन करें। तो तू सो रहा है, तू सीआर, तू तो लीडर है मेरा, तुझे तो मैं हर जगह खुद आगे देखता हूँ कि भाई, और तूने ही मुझे गलत जवाब दे दिया, तूने पिछले स्लाइड पे सो रहा था वही तू। सर जी जो वो देखा था, उसके बाद मामा ने बुलाया था, मैं उनकी बात सुन के आया, अच्छा साथ ही चलो आपने मेरे चलो से सवाल चलो, कर मान लिया। लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ, चलो बेटा, क्योंकि ना ये मेरी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि मैं 800 टकों के लिए, 800 रुपयों के लिए 2 घंटे लेके 1600, यार 1600 में तुम्हारा नहीं कुछ बनता, मेरा क्या बनेगा 2-4 घंटे लेके? तो मुझसे ना पढ़ो, मुझे कहो सर आप छोड़ दें, अपना मेडिकल पे चले जाए, और आप उन्हें कह दें कि आपने बस जो पढ़ा दिया है वो काफ़ी है, कोई और टीचर हमारी क्लास से ले लेगा, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं है। क्योंकि बेटा मेरी इज्जत अहम है, मैंने 22 साल में ना थोड़ी सी इज्जत बनाई है, पैसा मैंने बहुत खर्च लिया, अब मुझे मतलब पैसों की ज़रूरत बहुत है, मैं नहीं कह रहा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हराम के नहीं चाहिए कि मैं यहाँ कहानियाँ सुना रहा हूँ और आप सब लोग सो रहे हो, और एंड में आके मेरा बिल तो आ जाए लेकिन आप लोगों को कुछ पढ़ाई में ना आए। तो इसलिए इसको छोड़ते हैं या चलते हैं, ये सोच लो, और मुझे या नहीं तो नहीं सर, चलने को ऐसी बोलो, बात और नहीं है, एक, एक क्लास तो याद लेते हैं। बस अब जवाब चाहिए, अब जवाब चाहिए मुझे फौरी, और फिर मेरा मतलब ना, तकरीरें तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, मैं मुफ्त कर दूंगा, तो मैं आके गाने वाने सुना जाऊंगा। तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा आप देखो, वो अब आगे अब क्या है प्रोग्राम में, दोहरा देता हूँ जो बच्चे जो अटेंटिव नहीं थे, क्योंकि इसको आगे लेके मैंने अभी जाना है कि प्रोग्राम के अंदर प्रोसीजर, रूल्स, पॉलिसीज बनती हैं। प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं जो हमारे रूटीन मैटर्स होते हैं, जो कि कोई यूनिक कंडीशन नहीं उभरती, उन्हीं रोजमर्रा के मामलात के अंदर हम डिसीजन लेते हैं, हमें कुछ नया नहीं सोचना होता।
लेकिन कभी कभी सिचुएशन अगर बदल जाए, हम किसी ऐसी डायनामिक इन्वायरमेंट में हो, कभी कंपेटिटर्स बदल रहे हैं, कभी प्रोडक्ट्स बदल रही हैं, तो हमें फिर उस वक्त पे अपने उस प्रोग्राम डिसीजंस पे नहीं चलना होता, हमें रन टाइम पे अपने प्रोसीजर्स चेंज करने होते हैं, हमें अपने डिसीजंस को बदलना होता है कि नहीं यूं नहीं अब यूं कर लो, तो प्रोग्राम नहीं होते। फिर मैंने कोरोना की मिसाल दी थी कि अगर एक कंपनी हर हफ्ते लॉन्च कर रही थी, जो ही कोरोना आया उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमारी चीजें खराब हो रही हैं, वापस और आना शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने कहा यार रुके, 2-2 हफ्ते के बाद ड्रॉप करें। तो हमने कहा सर फिर डिसीजन यूं ही चलेगा? उन्होंने कहा फिलहाल चलेगा, लेकिन जब सिचुएशन ठीक होगी तो अपने प्रोग्राम डिसीजन पर जाएंगे, हर रोज हम सप्लाई किया करेंगे। तो अब जरा देखो प्रोग्राम डिसीजंस के तरीके क्या है, जरा आगे देखना। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर देखो, मैं तुम्हें एक चीज पहले बता दूं, तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग में एक चीज पढ़ी थी, फंक्शन, याद है या नहीं? ये सब पढ़ा था। पढ़ा था, यस बस सर, जवाब देते जनरल रहो तो रूल मुझे पढ़ा लगेगा। था। हाँ आप सुनो, फंक्शंस के साथ कोई लफ्ज प्रोसीजर भी पढ़ा था? प्रोग्रामिंग में कोई प्रोसीजर्स होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, ये दोनों कोई चीजें नाम सुना सुना लग रहा है या नहीं? सुना सुना ही लग रहा है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, याद रखना, जब हम लोग पुरानी जमाने के जो लोग हैं ना, हमारे ये प्रोसीजर और फंक्शंस कहलाते थे, यानी जो आप एक फंक्शन लिख के उसे कॉल करते हैं ना, तो उसको हम फंक्शन कहते थे, फिर उसमें स्लाइटली फर्क के साथ या उसी को हम प्रोसीजर भी कहते थे। अब प्रोसीजर क्या होता है, आप सब बच्चों को पता है प्रोग्रामिंग वाले, कि सर एक फंक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसी चीज, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो और फिर ये चीज मुझे वैल्यू दे दो। तो देखो, अब जब हम लोग प्रोग्राम डिसीजंस करते हैं तो ये भी प्रोसीजर उसी किस्म की चीज है। क्या मतलब जरा समझना। सॉरी, अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स, देखो वहां पे भी स्टेप्स थे, तो ये भी जो मेरे पास डिसीजन है उसका कोई प्रोसीजर होगा। बेटा आप पहले जाएं ये कीजिए, फिर आप वहां से गाड़ी की चाबी लें, फिर आप माल लोड करवाएं, फिर आप फला बंदे के पास लेकर जाएं, उसको दें, साइन करवाएं। अब देखो मैंने अपने उन डिसीजन के जो जो प्रोग्राम डिसीजन है जो रोजमर्रा होने हैं, उसके कुछ स्टेप्स बना लिए हैं। मेरा मैनेजर जानता है जो मैनेजर सप्लायर के साथ जाएगा, सप्लाई वैन के साथ जाएगा, या जो मेरा सेल्स पर्सन जाएगा, जिसने भी डिसाइड करना है, तो वो क्या करेगा, वो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेगा। एक प्रॉब्लम है, माल पहुंचाना कैसे है, पहले आपने गाड़ी इश्यू करवानी है, माल लोड करना है, फिर आपने पॉइंट आउट करना है किन किन स्पॉट्स पे उतारना है, वहां पर उतारेंगे, रसीद लेंगे, रिसीविंग लाएंगे, लाके जमा कराएंगे, गाड़ी की चाबी वापस करवाएंगे। तो देखो क्या है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हुए स्टेप्स that a manager can use to apply a policy in response to a structured problem। एक प्रॉब्लम है, माल पहुंचाना है, तो उसके लिए जो हमने स्टेप्स डिफाइन किए हैं, तो आप मुझसे कहते हैं सर मुझे बताएं ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, जरा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आओ और जल्दी समझ में आएगा। मैंने कहा बेटा होता ही है कि आप सरामात के पास जाते हैं, आप उनसे ज्वाइनिंग का फॉर्म लेते हैं, या फोटोस्टेट वाले के पास जाते हैं, ज्वाइनिंग का फॉर्म लेते हैं, उसकी ज्वाइनिंग का डेटा डालते हैं, सारा डेट डालते हैं, अपनी क्लास रोल नंबर, फिर आप जाके सरामात को देते हैं, फिर ज्वाइनिंग होती है, फिर एक फॉर्म आता है, उसमें आप चेक करते हैं मेरा नाम है या नहीं। तो ये पूरा क्या काम है, ये एक प्रोसीजर है, काम करने का तरीका। तो डिसीजन लेने के लिए भी एक प्रोसीजर है। मैं पहले बैठ के देखता हूँ, अच्छा इसको हमने माल पहुंचाना था, इसके पास माल इस तारीख को जाना है, इसको यूं, और ये प्रोसीजर क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूं एज अ मैनेजर। अब बताओ समझ में आता है प्रोसीजर? यस सर। अब यस देखो सर। प्रोसीजर के साथ एक और चीज होती है जो हम जब डिसीजन लेते हैं, वो होती है रूल। रूल बड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है, बड़ा रोकता है। रूल एक कानून है जो कहता है आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने अपने एक मैनेजर की ड्यूटी ये लगाई है कि आपने पिंडी में माल सप्लाई करना है, आपने ये माल अपने उनको जाके शॉप पे, अपने स्टोर्स पे उनको उतारना है। अब रूल ये है कि मेरा ये ड्राइवर पिंडी की लिमिट नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए। सॉरी। अब होता क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मैनेजर को कि ये आगे ना भेजे। अब मैनेजर जब डिसाइड करता है यार गुज्जर खान तक तो जाना है, आधा घंटा 1.5 घंटा और लगेगा, चला जा, तो उसको बताया जाएगा कि नहीं आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं मैनेजर हूँ। वो बताता है कि सर रूल के तहत ये गाड़ी इस हुदूद से बाहर नहीं जा सकती, हम माल नहीं भेजेंगे। सो चेक आउट, अब जरा देखना यहाँ पे रूल एन एक्सप्लिसिट, खास अलग से जुदा तौर पे स्टेटमेंट दैट लिमिट्स, देखो वही है लिमिट जो मैंने कहा था ना कि हमारे ऊपर ये लाके रुकावट डालेगा, हमें कहीं पे जाके ये कॉन्स्ट्रेंट करेगा, व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन डू और कैन नॉट। ये देखो
हम माल ले जाते हैं, रोजाना जा रहा है, प्रोग्राम्ड है, और अगर हम उस रूल को वायलेट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। और थर्ड देखो, पॉलिसी, पॉलिसी रूल से नरम होती है, ये गाइडलाइन होती है, भाई यूं 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 कर लेना। अब अगर आप उसमें से कोई एक आधा स्टेप छोड़ भी दे तो शायद आपको इतना फर्क ना पड़े। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, अ जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वही है, लेकिन एक गाइडलाइन ये है कि यार तूने वहां तक जाना है, माल छोड़ कर आना है, जनरल गाइडलाइन है। अब उसका एक प्रोसीजर होगा, कैसे छोड़ कर आना है, और वो प्रोसीजर बेस करेगा रूल के ऊपर, हम रूल से बाहर नहीं जा सकते। तो देखो तीनों चीजें बहुत क्लियर है, पॉलिसी, जनरल गाइडलाइन, हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, फिर प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा लॉन्च करने का, और उसको लॉन्च करने में रूल क्या कहता है, हम उस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करें या कैसे ना लॉन्च करें, या लॉन्चिंग के वक्त ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। बताओ ये बातें समझ में आती हैं तीनों या नहीं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, जागते रहना जरा सा बस मेरे साथ, ठीक है। अब जरा देखो, प्रोग्राम्ड वर्सेस, ये अभी हमने देख लिया था, लेकिन इसको इस एग्जिबिट में देखो, फिर तुमने पढ़ना है रोजाना की तरह से, मैं तो समझा दूं। दो चीजों पे बात होगी, प्रोग्राम डिसीजंस पे और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस पे, और इसके फीचर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वो कहता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ना, जो प्रोग्राम डिसीजंस है वहां पे वो बहुत क्लियर होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। मैंने बस पे बैठ के रोजाना यूनिवर्सिटी जाना है, स्ट्रक्चर्ड है। और ये देखो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें मैंने मिसाल दी थी, अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि नॉर्मल नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था, तो अब वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम बदल गई है, उसका डिसीजन नॉन प्रोग्राम्ड होगा, कोई यूनिक आइडिया होगा, कोई नया डिसीजन होगा जो कि उस हालात और उस वक्त के मुताबिक मुझे लेना पड़ा। बताओ बेटा, ये पहला पॉइंट समझ में आता है? यस सर। यस सर। चलो, अब दूसरा देखो, मैनेजीरियल लेवल, ये बहुत छोटी सी बात है, जरा मुझे तुम बता दो, लोअर लेवल और अपर लेवल ये क्या बात हुई? ये तुम अगर बताओ, मैं बताऊंगा मैं ही एंड में, लेकिन तुम अभी बताओ जल्दी से, ताकि तुम जागना शुरू करो। मुझे अब खौफ शुरू हो गया कि शायद ये अल्लाह ताला और मुझे कहीं ना पकड़ ले, मैं अभी तो नेकियां करूं, बाद में फंसा बैठा हूं। हाँ जी, मैनेजरियल लेवल पे प्रोग्राम डिसीजंस जो है लोअर लेवल भी ले सकता है और नॉन प्रोग्राम अपर लेवल। मैंने अब जवाब भी दे दिया मेरे बच्चों, किस लेवल पे क्या डिसीजंस हो रहे हैं देखो। जी अपर लेवल पे वो डिसीजन होंगे जो मतलब मैनेज करना है कि इस चीज़ को किस तरह करना है, कैसे आप लोगों ने इसको क्रिएट करना है, बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, कितना टाइम है आपके पास, हाँ, और कौन कौन सी टीम है। तो प्रोग्राम और में फिर यहाँ पे क्या लोअर लेवल पे क्या हो रहा है? लोअर लेवल वो सब चीज़ें बन रही हैं सर जी, सर अपर यस लेवल पे चेक सर। होगी। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, कोई और बच्चा बोलेगा वरना मैं बोलूं फिर। प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं सर वो तो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो लो लेवल मैनेजर वो कर एक्सीलेंट, सकते हैं। बस इसने शुरू ही वहीं से पकड़ी है बात। वेरी गुड बेटा। देखो ये बात इसने क्या किया है कि जो हमारे पास जो मैनेजर चाहिए ना, अगर स्ट्रक्चर्ड है, रोजाना की है जी, ये माल जाना है, ये चीजें बननी है, इतने जूते हमने बनाने ही है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ये प्रोग्राम डिसीजन है, तो देखो यहाँ पर हमें कोई बहुत हाई लेवल के मैनेजर्स नहीं चाहिए। आम मीडियोकर या लो लेवल का मैनेजर भी वो काम सारे करवा, रूटीन है ना, आदि है। लेकिन जब कोई ऐसी हमारे पास हरकत होती है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन कब लेते थे, जब कुछ ऐसा हो जाए जो रूटीन ना हो। तो देखो मेरा बेटा क्या है, फिर अपर लेवल वालों को बैठना होता है। वो उस कोरोना की सिचुएशन को, निचले वाला तो परेशान बैठ जाएगा, सप्लाई के छोड़ देगा, लेकिन फिर ऊपर वाले आकर बात करते हैं, यार ये हालात हो रहे हैं, बताओ अब क्या करना है, स्कूल खोलने हैं, बंद करने हैं। तो उस सूरत में जो मैनेजमेंट का है, मैनेजरियल लेवल है, वो हायर अप्स के पास चला जाता है, हायर अप्स बैठ के डिसाइड करते हैं। अपर लेवल की मैनेजमेंट, टॉप लेवल नहीं कह रहा हूँ, अपर लेवल कह रहा हूँ, ये लोग बैठ के फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लेते हैं। पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर। एक्सीलेंट, अब तुम्हारे जवाब आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। फ्रीक्वेंसी को कौन बताएगा? फिर मैं बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, कितना जल्दी 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 डिसीजंस आ रहे हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक उनकी फ्रीक्वेंसी पे देखा जाए, जल्दी जल्दी आने की या ना जल्दी आने की, तो प्रोग्राम में जल्दी आएंगे, बार बार आएंगे, एक जैसे आएंगे, या नॉन प्रोग्राम में आएंगे? सर प्रोग्राम में जल्दी आएंगे। प्रोग्राम में आएंगे सर। वेरी गुड सर। प्रोग्राम में ये हो रहा होगा कि वो रूटीन है, रोजाना बस पे जाना है, रोजाना हमारे माल जाएगा, रोजाना इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, रोजाना मार्केटिंग की इतनी डील्स चलेंगी। तो देखो रिपीटेटिव और रूटीन होता है, प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं हमारे। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी कम हो, कोई चीज अचानक आए, नई आ जाए,
अनयूजुअल हो, कभी पहले नहीं आई थी सर ये। हमारी मार्केट क्रैश कर गई है सर, कोई भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। तो फिर क्या होगा, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर आएगा, और क्योंकि फ्रीक्वेंट नहीं है, बार बार नहीं आता, तो हमें यहाँ पर अपने नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, अब जरा बताओ इंफॉर्मेशन का क्या रोल है? सर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, नहीं, अबाउट डिसीजन। देखो जब मैंने डिसीजन लेना होगा ना, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब देखो जो चीजें रूटीन में हो रही हैं, जो स्ट्रक्चर्ड है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास रेडिली अवेलेबल होगी, पहले ही मौजूद होगी। रोज फैसला करते हैं, हर हफ्ते फैसला करते हैं, हर सेमेस्टर के एंड में फैसला करते हैं, जो भी है रिपीटेटिव है, तो देखो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई नई सिचुएशन आ जाए, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेना हो, तो सिचुएशन अभी क्लियर ही नहीं है। पता नहीं यूनिवर्सिटी खुलेगी या नहीं खुलेगी, पता नहीं कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं, पता नहीं एग्जाम्स भी होंगे या नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, एम्बिगस। मैंने कल ही बताया था एम्बिगस क्या होता है, जो कि क्लियर ना हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है सर मेरे पास। जब कंप्लीट होगी तो बताऊंगा। देखो ये इन्फॉर्मेशन का है। अब आप माइक माइक ऑफ कीजिए बेटा जरा। गोल्स का बताओ, वो क्या है गोल्स? देखो अगर मुझे पता है मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मैंने बस पे जाना, देखो मेरे गोल बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पेसिफिक है। पहले बताओ यस और नो। यस सर। तो ये देखो ठीक है। और अगर मेरे पास कोई नई सिचुएशन आई, नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, तो वेग हो जाएगा। मैं फिर बताऊं, एम्बिगस, वेग, ये सब एक ही है। क्लियर नहीं होगा, मेरे पास कोई क्लियर गोल नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा होगा काम करना कैसे है, तो लिहाजा वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। और नॉन प्रोग्राम डिसीजन, नए डिसीजन लाने पड़ेंगे मुझे। अब जरा देखो टाइम फ्रेम, कितना टाइम चाहिए होगा हमें डिसीजन लेने में, प्रोग्राम डिसीजन लेने में और नॉन प्रोग्राम में, बताओ जरा। प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं लेना होगा सर, वो तो डेली क्यों बेसिस क्यों, पे वजह बताओ। डिसीजन होती है। एक्सीलेंट, अब तुम बड़े पिन पॉइंट जवाब दे रहे हो बेटा, एक्सीलेंट। कि सर वो तो डेली बेस पे, हफ्ता बेस पे, महीना बेस पे, 6 महीना बेस पे सर, बार बार एक सही करना होता है, तो हमें उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, हम फौरन डिसाइड करेंगे। लेकिन सर जब नई चीज आएगी तो रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, एम्बिगस है, हमारे पास सिचुएशन या फ्रीक्वेंसी नई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर टाइम ज्यादा लगेगा। नई सिचुएशन है, हमें सोचने दें। और जरा सिर्फ ये लास्ट वाला बता दो, सोल्यूशन रिलाइज ऑन। प्रोसीजर्स, रूल्स एंड पॉलिसी। अब रुक जाओ, वेरी गुड। देखो बेटा रूटीन मैटर्स हैं, तो उनके पहले से ही प्रोसीजर्स बने हुए हैं, रूल्स डिफाइंड हैं, पॉलिसीज मौजूद हैं। लेकिन अगर एक नई चीज अपीयर हो जाए, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेना पड़ जाए, तो फिर हमें अपनी जजमेंट से, वो जो भी हमने इंट्यूशन पढ़ा था, अपनी अकल से, अपनी क्रिएटिविटी से डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि रूटीन नहीं है, जो कि रेगुलर नहीं है, इसमें हमें क्या फैसला करना है। तो देखो फिर हम यहाँ पे जजमेंट के ऊपर चले जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर जाकर डिसाइड करते हैं, मैनेजर्स के मशवरे पर, उनके अपने स्किल्स पर जाके बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास उस नई सिचुएशन के लिए ना तो कोई प्रोसीजर डिफाइन होता है, ना कोई रोल डिफाइन होता है, रूल्स डिफाइन होते हैं, ना कोई पॉलिसीज होती हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आता है? यस सर। ये थोड़ा तफसील से इसलिए होगा कि मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया, वरना ये मैंने गुजारना होता था और ये आपने खुद पढ़ना था। अब जरा देखो, ये उसी से रिलेटेड है, तुम फौरन समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फिर दो हैं, नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड एंड नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड। वेरी गुड। स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल वही है, जैसे हमारे पास प्रोग्राम सॉल्यूशन थे ना, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें मिलती थी, तो हमें पता था पहले से कि भाई स्ट्रक्चर्ड है, रोजमर्रा की है, फेमिलियर है, हम जानते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये था कि प्रोसीजर हम बना लिया करते थे, पॉलिसीज हम डिफाइन कर देते थे, रूल्स हम बना लेते थे। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम सॉल्यूशन थे। अब रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब देखो जरा अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, ये क्या थी? ये वही है जो हमने कहा था कि हम अनप्रोग्राम्ड वो करते हैं। जरा नोट करो, यहाँ पर ये कहते हैं कि नई है, अनयूजुअल किस्म की प्रॉब्लम हमारे पास है, और इस प्रॉब्लम को हमें पहचानते भी हम नहीं है। इंफॉर्मेशन एम्बिगस है, इनकम्प्लीट है, हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है। तो लिहाजा वो कहते हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, और यहाँ पर आपकी जजमेंट काम करेगी, आपकी क्रिएटिव, आपको इस प्रॉब्लम के लिए नए तरीके से सोचना होगा कि नई प्रॉब्लम आ गई है, रूटीन वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो रूटीन वाली हो, सादी हो,
बार बार आती हो, जिसको हम पहचानते हो, और अनस्ट्रक्चर्ड जो कि नई हो, जो कि हमारे लिए आम ना हो, अनयूजुअल हो, और उसमें हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। हाँ या नहीं, समझ में आता है यहाँ तक? यस सर। अब जरा देखो, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, इसमें बात करेगा, देखना 4 पे मैं जाता हूँ। हाँ ये देखो, सर्टेनिटी, यकीनी बात होना। वो कहते हैं बाज औकात ऐसा होता है कि हमारे पास जब हम डिसीजन मेकिंग करनी हो तो हमें यकीन होता है, हमें उसमें कोई खौफ डर नहीं होता कि यार ये क्या है। वो कह रहे हैं क्या मतलब, अगर हमें पता हो कि मेरे इस फैसले का क्या सोल्यूशन होगा, तो मैं बड़े आराम से यकीनी तौर पर, और यार बात सुनो, तुम जो हो ना फलाने बंदे को ओपनर भेजो, बस मुझे इसका पता है। कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन देखो मेरा यकीन क्या है, क्योंकि वो 10 में से 9 मैचेस अच्छे खेला था। तो सर्टेनिटी क्या है, अब जरा पढ़ लेते हैं। अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन। क्यों, जरा देखना क्यों। बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव चॉइस इज नोन। मुझे अपने 11 खिलाड़ियों का पता है कि कौन वन पे जाके अच्छा खेला, कौन नहीं खेला, कौन नहीं खेला। फिर जो बंदा मेरे जहन में है, मैं उसके बारे में सर्टन हूँ, मेरा यकीन पुख्ता है। इसी तरह से प्रोडक्ट, हम 4 तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और मैंने कहा बात सुनो यार, मैंने देखा है समर में ये 2 बिकती हैं और 2 नहीं बिकती, तो मुझे यकीन है कि अगर हमने ये भेजी तो नुकसान होगा, बनाई ज्यादा तो नुकसान होगा, और अगर हमने दूसरी 2 भेजी तो फायदा ज्यादा। मैं आपको बहुत छोटा सा, बिल्कुल एक रेडी वाले के लेवल पे भी बात करके भी दिखाता हूँ। आपने नोट किया होगा कि ये इसमें कोई बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं बैठते, रेडी वाला डिसाइड करता है कि उसने सोडा वाटर कब लगाना है, और उसी बंदे ने उसी उसी रेडी के ऊपर, उसी स्टॉल के ऊपर उसने फ्रेंच फ्राइज कब लगाने हैं। हाँ या नहीं? यस क्या सर। इसमें मैनेजर्स का ग्रुप बैठ के डिसाइड करता है कि भाईजान हमने अब चिप्स लग, नहीं 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 नहीं। ये बंदा जानता है, ये इसने सीख लिया है कि भाई देखो, मैं बताऊं, हमारे बचपन में था, पेरेंट्स हमें आइसक्रीम अलाउ नहीं करते थे सर्दियों में। अब हमने भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया आज से 17-18 साल पहले तक, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सर्दियों में फैशन आ गया है, क्योंकि हमें एक साइंस ने कह दिया, बेशक गला खराब हो, नाक बह रही हो, कि जी उस वो स्वीट होती है, तो लिहाजा वो आपको जो है एनर्जी देती है, तो लोग अब खाते हैं और बच्चे खांसते और नाक सुनकते फिरते हैं। लेकिन देखो, इनफैक्ट पहले क्या था, पोलका होती थी, मुझे आज भी याद है। तो आप यकीन तो नहीं करोगे, विंटर्स में वो आनी बंद, उनके उनकी उनकी मैनेजमेंट वो नहीं भेज रही होती थी, लिमिटेड करती थी स्टॉक को। और अब आप देखो तो आपको दिसंबर में ही इश्तिहार भी मिलेंगे और लोग खाते भी मिलेंगे। तो अब उन्हें सर्टेनिटी है, उन्हें यकीन है कि सर्दियों में भी आइसक्रीम का बिजनेस चलेगा। तो देखो ये है। और रिस्क कहाँ है, जहां पर के मुझे थोड़ा सा भी एक अंदाजा हो रहा हो कि यार मुझे लगता है कि जब मैं ये वाला फैसला करूंगा तो शायद रिजल्ट वो ना आए जो कि मैं चाहता हूं कि आए। जरा पढ़ के देखो। अ सिचुएशन इन विच द मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड probability of outcomes that result from the choice of particular alternatives। अब मेरे पास चॉइस ये है कि मैं कह रहा हूं यार 3 ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन मुझे शक ये है कि पहले वाले में इतने परसेंट कामयाबी का चांस है, दूसरे में इतने परसेंट है, तीसरे में इतने परसेंट है। तो यार जरा सा इसको सोच समझ के करना, रिस्क ले लो, बिल्कुल रिस्क लो, लेकिन तुमने इस सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में कोशिश करनी है कि जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से उस ऑल्टरनेटिव के ऊपर जाओ जो कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आओ फिर जरा एक लम्हे के लिए ना कारों से निकल जाते हैं, अभी हम बात नहीं करते, हम फिर उस थड़े वाले बंदे पे जाते हैं। उसके पास चॉइस है आज के दिन में कि वो इस वक्त चाय का ठेला भी लगा सकता है, वो गर्म कहवा भी बेच सकता है, और वो शायद सोडा वाटर भी बेच सकता है। अब रिस्क कहां पर है, जरा बताओ किन ऑल्टरनेटिव में रिस्क नजर आना शुरू हुआ। चाय में। सर चाय और कहवा दोनों में रिस्क नजर आ रहा है। बात समझ में आती है? और चलो यस अब सोडा वाटर तो पक्का हो गया, ये सर्टेनिटी वाला है, इसको भी निकाल देते हैं, एक लम्हे के लिए हम इसको भी निकाल देते हैं, और हम कहते हैं साथ में सादा कोई ऐसी चीज रख लो जो कि जरा कम गर्म हो। तो देखो हमें पता चलेगा हमारे पास लेवल्स बनने शुरू हुए। सर लोग चाय तो फिर भी पी लेते हैं, कहवा कोई नहीं पिएगा। आप पेशावर में जाएं, कहवा ज्यादा चलता है, चाय कम है। तो देखो अब रिस्क हैं हमारी उस सिचुएशन में ना। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये आपका पीएसएल होता है, हम कहें जी ये मैचेस करवाने हैं,
और ये मैचेस इस तरीके से होंगे कि एग्जैक्ट तुम नोट करना जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में भी आएगा जी। ये अप्रैल में करवा लें, पाकिस्तान में यही होता है। और देखा नहीं जाता कि इन्हीं दिनों के अंदर बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं। मैनेजमेंट शुड सेट और रिस्क को भी देखे कि यार जिस नस्ल ने देखने हैं मैच, वो तो एग्जाम्स के बजाय यहाँ आके बैठी होगी, लेकिन हम उन रिस्क को देखते नहीं है, सिचुएशंस को नहीं देख रहे होते। वरना मेरे ख्याल में कहीं पे ये अक्टूबर बेहतर सीजन होता है, वहां पर जाकर ये खेलें और जान छुड़ाएं कि भाई ठीक है उधर पेपर्स नहीं हो रहे होते। तो देखो ये है डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन नंबर 1, सर्टेनिटी जहां मुझे यकीन हो कि ये काम यूं ही होगा। रिस्क जहां पे मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हो कि शायद ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो हम प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं। 40% चांस इसका है, 30 इसका है और 30 इसका है। अब बताओ क्या डिसाइड करें। थर्ड देखना जरा, अब इसके आगे क्या कह रहा है, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ये देखना, अगर मेरे पास यकीनी है फिर तो जवाब भी यकीनी है, मेरे पास रिजल्ट्स हैं। अगर यकीनी नहीं है अनसर्टन हूं मैं, limited information prevents estimation of outcomes, probabilities for alternative। अब एक इशू आ रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, मैं गिनूं कैसे, मैं कैलकुलेट कैसे करूं ऑल्टरनेटिव्स के लिए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेहतर है। देखो जरा फिर, एक चीज थी यकीनी और एक चीज थी रिस्क, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो अब देखो मुझे अब परेशानी क्या आ रही है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन पूरी ना होने की वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सी चीज बेहतर होगी। तो कहता है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब अनसर्टेनिटी में डिसाइड करना चाहे तो ये आपकी एक रुकावट आएगी। अब आपको अपनी अकल पे, अपनी जहानत पे, अपने पुराने एक्सपीरियंस पे जाना। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन फोर्सेस, दबाव डालती है मैनेजर पे, टू रिलाई ऑन इंट्यूशन। मैंने कहा था ना मेरी फीलिंग है यार, मैं समझ रहा हूँ यूं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। हर चीज हम तुक्के लगा रहे होते हैं, गट फील हम कहते हैं, गट फीलिंग भी वही है, छठी हिस्स कह लो। चलो यार मेरी गट फीलिंग, मेरे अंदर से मुझे आवाज आ रही थी कि अगर हम यूं वाला डिसीजन, ये डिसीजन करें बड़ा अच्छा चलेगा। तो देखो याद रखना इस बात को, सर्टेनिटी में हमें पता होता है क्या करना है, लेकिन जहां पर रिस्क आ जाए तो प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। और क्योंकि इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है तो हम लोग बहुत बेहतर एस्टिमेट नहीं कर पाते, और जब हम बेहतर एस्टिमेट नहीं कर पाते तो इन तीनों का मतलब सिर्फ एक है, तुक्का। मेरी नॉलेज, मेरा दिल कह रहा है, मेरा जहन कह रहा है, मेरी छठी हिस्स कह रही है। तो मैनेजर फिर अपनी उन तमाम जो उसके सबकॉन्शियस में है, जो उसके पीछे कहीं बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही हैं, वो उनकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन देते हैं और फिर उसके रिजल्ट से सीखते हैं कि मैंने जो ये काम किया था क्या बेहतर हुआ भी था या उल्टा पुठा नुकसान ही हो गया था हमें इस दफा। तो ये देखो, बताओ कुछ समझ में आता है बेटा यहाँ तक? यस सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब जरा ये देखो स्टाइल्स क्या होते हैं मैनेजर्स के, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। हम कैसे डिसीजंस लेते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, लीनियर थिंकिंग स्टाइल। वो क्या रहा होता है, हम लोग देखो अभी तुम लोगों ने डेटाबेस पढ़ा नहीं, लेकिन हमारे पास डेटा होता है और अपने डेटा के ऊपर अपने इर्द गिर्द जो हमारे पास चीजें होती हैं उनको देख कर ना हम यस और नो पे स्टेट पर जाते हैं, बेटर पे जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखो आप मुझे अब जवाब देना इसका। मैंने आपको PIA की मिसाल दी थी या नहीं डिसीजन मेकिंग के लिए? यस सर। आई फील लाइक कि मैंने दी थी और आप सबने जवाब उस दिन गलत दिया था। मैंने कहा था जवाब यस गलत सर। है। यस, हाँ याद आ गया। यस सर याद। वेरी गुड। मैंने आपसे कहा था कि भाई डेटा हमने, मेरे पास सारे लोग आए, हम बैठ गए और हमने कहा सर मैं नया जहाज खरीदना है। यार अब जो लोगों ने नहीं याद वो सुन लें। हमने कहा नया जहाज लेना है, बड़ी बहस हुई, हमने कहा कैसे क्यों लेना है जहाज। तो हमें डेटा दिखाया गया कि 5 साल से या पिछले साल हमारे पास 80,000 ऐसे लोग थे जिन्हें हमें टिकट मना करने पड़े गिलगित जाने के। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा सर पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे सर, आप नया जहाज लें। तो हमने फिर पूछा कि भाई पैसे हैं, फाइनेंसेस पूरे हैं, लीगल एक्सपर्ट से पूछा खरीद सकते हैं जहाज कानूनी, तो उन्होंने कहा जी खरीद सकते हैं। ऑडिट से पूछा, जितने मैनेजर्स थे सबसे पूछा, सबने कहा सर ले सकते हैं। और मैंने फिर आपसे कहा जहाज ले लें, आपने कहा ले लें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा होता, हमें जाके डेटा को, मैं कहता हूँ कल जाए आज जाए सारे, और जो लोग डेटा से रिलेटेड है वो लेकर आए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। आप लेकर आए और आपने कहा सर 10 साल में तो हमारे टूरिज्म की कमर टूटी हुई थी, हम बिल्कुल नीचे चले गए थे। पिछले साल K2 का ईयर डिक्लेयर किया गया या टूरिज्म का ईयर, मैं ये सब फेक बता रहा हूँ, हुआ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। K2 का ईयर डिक्लेयर किया गया, सर पूरी दुनिया के सैयाह पाकिस्तान में आ गए। तो मैंने कहा क्यों भाई, रश क्यों, आप जरा बताओ डेटा पे।
आपने कहा सर वो 1 साल के लिए हमने डिफाइन किया था, सब लोग आ गए, नेपाल भी कोई नहीं गया, इंडिया भी कोई नहीं गया, श्रीलंका भी कोई नहीं गया, ये सब यहाँ पर आ गए थे। मैंने कहा अब बताओ क्या अगला साल भी टूरिज्म ईयर है? आपने कहा सर नहीं है। तो देखो क्या हुआ, वो ग्राफ जमीन पे जाके लगा, यानी जिस तरह से पहले लोग हमारे मुल्क में नहीं आ रहे थे, अब वो आगे भी नहीं आएंगे, वो इस 1 साल आए थे। तो आपको मैंने कहा था कि जहाज नहीं खरीदना और आप सबने कहा था यस सर हमारा डिसीजन गलत था। तो अब देखो जरा, अब पर्सन टेंडेंसी, उसका झुकाव, उसका माइल होना उस तरफ, टू यूज एक्सटर्नल डेटा, ये देखो एक्सटर्नल डेटा एंड फैक्ट्स, द हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रैशनल लॉजिकल थिंकिंग, वो डेटा के ऊपर डिसाइड करता है कि भाई ये चीज यूं थी, अब जहाज नहीं खरीद सकते हम, ये पिछले कई साल से हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अभी देखो मैंने एक चीज देखी थी और मैं नोट कर रहा था इसको डेटा के ऊपर मैनेजमेंट के हवाले से, कि एयर ब्लू कराची का फेयर क्या था, कराची कराची जाने और आने का, ड्यूरिंग रमजान एंड कोरोना, कोरोना टॉप पर था और रमजान भी चल रहा था। किसी को पता है कि एयर ब्लू ने अपने फेयर्स क्या किए थे, कितने रुपए थे? 25 से जी 30 सर, हजार 4,000 तक भी आ गया था फिर। 6,000 मैंने देखा था, सर उससे कम 6,000। 4,000 हो गया था एंड पे। अच्छा हो गया था, मैंने फिर नोट नहीं किया। मैं उसको मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से देख रहा था कि हो क्या रहा है। देन आई रियलाइज कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एयरलाइन को चलता रख रहे हैं, इसको रोकना नहीं चाह रहे, अपने जो इनके ऑपरेशन है स्टॉप नहीं करना चाह रहे, ये अपना फ्यूल भी शायद पूरा ना कर सक रहे हो, इसलिए इनको इतना नीचे आना पड़ा। जो ये बच्चा जो कह रहा है 4,000 यकीनन सही कह रहा होगा, लेकिन मेरी नॉलेज 6,000 है। यार 6,000 में तो मैं लाहौर नहीं पहुंच सकता था। कराची का टिकट मेरा 25 से 28,000 में, एक आध दफा जब गया उसके बाद हैदराबाद गया, मेरा ख्याल है मेरा हैदराबाद का, मुझे कहीं थरपारकर डेजर्ट में जाना था, तो मुझे आज भी याद है कि कितने साल पहले मेरा टिकट बहुत महंगा था। अभी मैं देख रहा 6, तो मुझे पता चला क्या इन्होंने डेटा से अंदाजा लगा लिया है पिछले कई महीनों के कि सेल्स नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अनप्रोग्राम डिसीजन लिया कि ठीक है इतना नीचे ले जाओ कि पीआईए से भी नीचे हो, रेलगाड़ी की से भी सस्ता हो जाए, यानी आना जाना 6,000। बैग आप नहीं ले जा सकते थे, ये मैं मानता हूँ। जो 22 किलो का बैग लेके जाते थे तो वो शायद 8,000 या 9,000 कर देते थे, और अगर वो 2 बैग्स लेके जाएंगे 44 किलो के, 42 किलो के, 21 किलो के दो, तो वो फिर शायद 11 था, लेकिन फिर भी यार वो रेलगाड़ी से सस्ता था। तो देखो ये है लीनियर थिंकिंग स्टाइल, कि जो मैनेजर है वो डेटा को देख 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 के ना डिसाइड कर रहे होते हैं। अब जरा देखना नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल, इसमें क्या हो रहा होता है कि हम अपने अपनी सोच को भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अ पर्सन्स प्रेफरेंस फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इंटरनल इंसाइट, फीलिंग्स एंड हंचेस। मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरा जहन मुझे क्या सिग्नल्स दे रहा है। तो ये है नॉन लीनियर स्टाइल। लीनियर में क्या है, जो डेटा कह रहा है उसके मुताबिक डिसाइड करो। नॉन लीनियर के अंदर क्या है, डेटा को देखो, फिर अपने जहन को यूज करो, यार क्या हो तो ये चीज ऐसे बेहतर हो जाए। तो नोट करो यहां पर इन्होंने टोटल डेटा डिपेंडेंट किया हुआ था, और यहां पर ये क्या कह रहे हैं, वो इंसान अपने जहन से, अपनी फीलिंग से, अपने अकल से इन सब चीजों को दबा रहा है, इनको देख रहा है। वो सिर्फ अंधाधुंध ग्राफ देख के, क्या पता मैं आपसे कोई जहाज खरीद लूं, कितनी अजीब बात हो। लेकिन मैं कहूंगा मैंने नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल लिया है। मुझे फीलिंग आ रही है कि यार इंशाल्लाह जब ये लोग वापस जाएंगे, ये पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, तो अगले साल लोग फिर आएंगे। तो देखो ये मैंने नॉन लीनियर स्टाइल लिया, जबकि यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की थी ये लीनियर था। डेटा कह रहा है जहाज मत लेना, अगला साल एकदम ग्राफ गिरेगा तुम्हारा नीचे। तो देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी फीलिंग्स है कि देखो, लेकिन इतने बड़े डिसीजन फीलिंग्स पर नहीं होते। अरबों रुपए का जहाज नहीं खरीदा जाता, लेकिन मैं छोटे डिसीजन से बात कर रहा हूँ, वो हो जाते हैं। अब जरा देखो डिसीजन मेकिंग बाइजेस एंड एरर्स, एक बात का ख्याल रखना। मैं कहता हूँ यार तुम बहुत बाइज्ड हो। बाइज्ड एक बुराई की सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बाइस का मतलब किसी का साथ देना। यार तुम बाइज्ड हो, तुम जो हो ना, हमेशा जब बात करते हो तो तुम लाहौर कलंदर्स के साथ, तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम उनकी तरफ ज्यादा वो करते हो, झुकाव रखते हो। देखो ये बाइजनेस कहलाती है। अब जरा एक चीज देखना, डिसीजन मेकिंग बाइजेस एंड एरर्स, ऐसी झुकाव, ऐसा माइल होना, ऐसा किसी चीज की तरफ टेंडेंसी रखना जो कि हमारे डिसीजन पर असरअंदाज होना शुरू कर दे। पहली चीज वो क्या कहता है, पहली चीज बड़ी सादी सी है, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो मेरा रूल है, जो मेरा तरीका है, बस वो करो। इसमें वो कहते हैं यूजिंग रूल ऑफ थंब टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। रूल ऑफ थंब क्या होता है जरा ख्याल रखना, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है अगर यूं हो तो यूं कर लें, बस रूल ऑफ थंब यही है जी। प्रोडक्ट नहीं बिक रही, सस्ती कर दें जी,
प्रोडक्ट नहीं बिक रही, उसको थोड़ा सा आप बनाना कम कर देंगे, प्रोडक्शन पीछे ले जाए उसकी थोड़ी सी, उसकी प्राइस नीचे गिर रही है यार, उसको थोड़ा सा होल्ड करें। तो देखो हो क्या रहा है, ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो सिंपल आपके रूल ऑफ थंब है, जो आपको पता है कि यार यूं करेंगे तो यूं होगा, आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे जब आप HCI वगैरह पढ़ोगे, वो कहता है नॉर्मन्स ह्यूरिस्टिक, नॉर्मन के बताए हुए रूल्स, कि जब स्क्रीन पे फॉर्म डिजाइन करो, कोडिंग करो, तो फॉर्म ऐसा डिजाइन करो बहुत रंगीन ना हो, बंदे की आंखें ले बैठोगे। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में गेम बनाओ तो रंग डालो, उसके अंदर एनिमेशंस डालो, तो वो तुम्हें बताता है, ह्यूरिस्टिक्स देता है, तुम्हें कुछ रूल्स देता है। और अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखना एक और हमारे पास बायस आता है, एक और झुकाव आता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जहां पर बंदा ऐसे डिसीजन करता है जो कि दूसरा बंदा कहता है तेरी मत बज गई है यार। तो देखना है क्या कहता है, होल्डिंग, ये देखो, होल्डिंग अनरियलिस्टिक पॉजिटिव व्यूज ऑफ वन सेल्फ वन परफॉर्मेंस। आप क्या कर रहे होते हैं, आपका बायस क्या होता है, जो रियलिस्टिक है ही नहीं, आप उस साइड पर जाके डिसीजन करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि कोई शख्स अनरियलिस्टिक पॉजिटिव व्यूज रखता है और परफॉर्म करता है, और वो उसके बारे में सोच ये रहा होता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, जबकि हम कहते हैं तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। तुमने वो लतीफा सुना था जिसमें एक बच्चे को बाप ने कहा था कि बेटा इस दफा तेरे 90% नंबर आने चाहिए, तो बच्चे ने जवाब दिया था अब्बा जी फिक्र ना करो 100% आएंगे। तो अब्बा ने कहा तू मजाक कर रहा है अब्बा से, तो अब्बा ने कहा, बच्चा कहता है अब्बू जी शुरू किसने किया था। तो ये वही वाला ओवर कॉन्फिडेंस है कि जी मैं कह रहा हूँ ये काम ऐसे हो जाएगा जी, जबकि वो यही कह रहा है ये आपकी बाइस है, ठीक है, ये आपका एक रुझान है। हाँ, बाइस को रुझान भी कह सकते हैं, माइल होना, रुझान होना, कि जी आप अनरियलिस्टिक पॉजिटिव हो जाते हैं उसकी तरफ, आप ज्यादा पॉजिटिव होकर बात करते हैं। अब जरा देखना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस, ग्रेटिफिकेशन होता है मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए, मुझे कोई शाबाशी मिल जाए, मुझे कोई फायदा हो। तो देखो क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात हम जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाता है, चूजिंग ऑल्टरनेटिव दैट ऑफर, ये देखो, इमीडिएट रिवॉर्ड, जो हमें फायदा देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, एंड अवॉइड इमीडिएट कॉस्ट, कॉस्ट कम आएगी, फायदा ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो देखो इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, फायदा, कि मुझे कोई कोई अच्छी चीज मिलनी है, मुझे मुनाफा मिलना है, मेरे नंबर ज्यादा आने हैं, मेरी पोजीशन बेहतर हो जानी है, तो हम उस बायस के साथ डिसाइड करते हैं। फिर हमारा जहन वहां चल रहा होता है कि जी फायदा क्या होना है। अब जरा देखो एंकरिंग इफेक्ट, अब यहां पर देखो एंकरिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मैं डिसाइड करूं, आपने मुझे कहा सर यूं यूं है और हमें ये करना है, जो मेरे जहन में आपकी शुरू की बात आई ना, मैंने उसी बायस के ऊपर, उसी रुझान के ऊपर फैसला सुना दिया, मैंने उसके बाद वाली तफसील पे बहुत ध्यान नहीं दिया जबकि मुझे देना चाहिए था। बाज़ औक़ात होता है जो सब, अब देखो यहाँ पे की बात करेगा जरा, फिक्सेटिंग ऑन देखो इनिशियल इंफॉर्मेशन, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैंने वो ली और जवाब दे दिया, एंड इग्नोरिंग सबसीक्वेंट बाद, जो मैंने कहा ना डिटेल्स, बाद वाली इंफॉर्मेशन के सर ये बुनियादी है, मैं आपको और तफसील, मैंने कहा यार रहने दे और तफसील, बस ये वाला काम कर ले। तो देखो वो कह रहा है यहाँ पर हम इग्नोर कर जाते हैं सबसिक्वेंट इंफॉर्मेशन को, मजीद इंफॉर्मेशन को, और ये देखो यहीं से कहीं से बेबाइस जो है ना, एरर्स और ये चीजें हमारे सामने आएंगी बाद में। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अजियत है, ग्रेटिफिकेशन भी अजियत है, एंकरिंग भी एक मुश्किल चीज है, तो इनका एक मिक्स बनाना है अभी हमने। अब जरा देख लेना सिलेक्टिव परसेप्शन बायस, मैं परसीव कर रहा हूं, मेरा जहन मुझे परसेप्शन दे रहा है यूं करेंगे तो ठीक होगा, मैं वो डिसीजन करता हूं। देखो क्या कहते हैं, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकर्स बायस परसेप्शन। मेरा रुझान ये है, मैं कहता हूं कि यार अगर हम इन नए बच्चों को, जैसा मुझे इधर कहा गया कि ये नए बच्चों को आप ट्रिप पे छोड़ जाएं, आप बसें कम करें, तो मैंने कहा यार देखो बात सुनो, आप सबको भेजो, हम पहले सेमेस्टर को भी लेके जाएंगे। अब अगर आप देखो ना, तो मेरी परसेप्शन ये थी कि नए बच्चों को सिखाने का तरीका ये होता है कि ये अभी नए नए आए होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, और ये कोई बदमाशियां भी ज्यादा कर रहे हैं, इनके कान वहीं मरोड़ने हैं। तो परसेप्शन क्या है कि इनको लेकर जाओ, ये अपने सीनियर्स को देखेंगे, सीखेंगे, और मेरी परसेप्शन ये है कि ये बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बदतमीजी नहीं करते, ये ट्रिप से कोई बेहूदगी नहीं करते, ये कुछ बड़ों को देख देख के ना, टीचर्स पे नजर होती है कि देखते हैं टीचर देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तमीज में आते हैं। तो देखो मैं अपनी पर्सनल डिसीजन मेकर मैं हूं, और मेरी जो बायस परसेप्शन है ना, मैं उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना शुरू करता हूँ, ये मेरी जाती है। मैं परसीव करता हूँ कि जो नए बच्चे हैं इनको बड़ों के साथ बैठने का मौका दें,
ये तमीज सीख जाएंगे। और अगर आप इनको नहीं बैठने देंगे तो ये मजीद बदतमीज होते जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है यूनिवर्सिटी में आके हमने कोई पहाड़ गिरा दिया। तो ये 20-22 साल का निचोड़ है, हम साथ में इसलिए रखता हूँ आपको, आपकी पार्टियां भी करवाता हूँ, सब कुछ, सिर्फ ये वाली हो, आप सीखते जाएं क्या बोलना है, क्या टीचर के आगे नहीं बोलना, सीनियर से कैसे बात करनी है। सो इट मैटर्स अ लॉट, और ये हो रहा होता है। अब जरा देखो कंफर्मेशन बायस, अब हो क्या रहा होता है, अगर मैं और तुम बैठकर बात कर रहे हो, तुम मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो, तो जो चीज मेरे डिसीजन के खिलाफ जाएगी मैं उसको नहीं लूंगा, मैं सिर्फ जो कंफर्म बातें हैं ना उनको एक्सेप्ट करके फैसला सुना दूंगा। तो देखो जरा, सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, सीख कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, दैट रीअफर्म्स, जो कि दोबारा से मेरी उसको याद कर देगी, उसको पक्का कर देगी, पास्ट चॉइसेस वाइल डिस्काउंटिंग। देखो यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब वो कमी, पैसों वाली कमी नहीं है, डिस्काउंटिंग का मतलब यहाँ पर लिखा गया है माइनस कर दिया जाए कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग से निकाल देता हूँ, कहता हूँ इसको पीछे कर दो यार, जो मेरे डिसीजन या मेरे जो मुझे पॉजिटिव पिछले वाली बातें हैं उनसे मिलती हुई लगती है उसको रखता हूँ, और जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए उसे कहता हूँ इसको हटा दो, मैं इसकी बुनियाद पे फैसला ले रहा हूँ। और यही इसीलिए कह रहा है कॉन्ट्राडिक्ट को देखना चाहिए, मुमकिन है वहां पे कोई चीज छुपी हुई हो, और ये बाइस भी कभी कभी हमें, सारे बाइस ही हैं, तो हमें इन सब में नुकसान होता नजर आ रहा है। अब जरा देखो, ये आखिरी है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, खामोशी बता रही है लड़के उठ के चले गए हैं। इधर ही है सर। इधर ही है सर। अच्छा, मैं, लोरी अच्छी चल रही है ना, मैंने कब चले गए होगे तुम सब। चलो ये मैं वाकई सर जी। खुश हो गए हो, मैं समझ गया हूँ। फ्रेमिंग बाइस क्या है, जरा इसको देख लेना। ये भी, ये इस वाले को जरा नोट करो। कंफर्मेशन बाइस के अंदर क्या था, मैं इंफॉर्मेशन वो छोड़ रहा था जो मुझे नहीं चाहिए थी। अब फ्रेमिंग बाइस के अंदर देखना, मुझे बहुत सारे पहलू नजर आ रहे हैं इस डिसीजन में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं क्या चालाकी करता हूँ, मैं कुछ पहलुओं को तो अपने नजर में ले आता हूँ कि ठीक है ये भी अच्छा होगा, ये भी। अब देखो मैं तो बताता हूँ ऑनलाइन टीचिंग का, कि यार इसमें एक भलाई तो है ना कि बच्चे बेचारे को अपने घर जाने का मौका मिल गया है, वो सुकून से पढ़ रहा है। लेकिन मैं एक और को भूल गया कि जब तक ये आई टू आई वाला, ये वो गाना नहीं है आई टू आई वाला, ठीक है ना, जब ये आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, बच्चों की आंखों में देख के हम नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे 90% सो रहे होते हैं, वो सो जाएंगे। ऑनलाइन दुनिया भर में पसंदीदा नहीं है, मैं ये बाहर पढ़ कर आया और बता रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं यार आप क्लास में आ जाए, हम पीएचडी के बंदे भी वहां जाके बैठे होते थे, हम एमएस वाले भी वहां बैठे होते थे कि क्लासरूम में आना है, कोई चीज अगर वैसे हुई तो हम वर्चुअल कर लेंगे, और ये बड़ा कॉमन था। तो देखो अब क्या है, हम सिलेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कुछ पहलुओं को ऑफ अ सिचुएशन, और बाकी पहलुओं को हम हटा देते हैं। और इसीलिए वो कह रहा है कि इसमें 22 का उसने लिखा है झुकाव, रुझान, कि हम यार फ्रेम करते हैं, चीजों को फ्रेम कर लेते हैं, जो अच्छी लगे वो हमारे जहन में ठीक है, और जो पहलू हमें पसंद नहीं आ रहा हम करें इसको छोड़ दो। तो इसमें भी हमारे एरर्स आते हैं। अवेलेबिलिटी बाइस, बेटा बात चीजें ऐसी होती है जो मेरे सामने हो रही होती हैं और मेरे जहन में ताजा होती हैं, तो मैं उसकी बेसिस के ऊपर अपनी डिसीजन करता हूँ, और बाज़ औक़ात गलती भी हो। देखो क्या कह रहा है, लूजिंग डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होता है मेरा गोल, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं डिसीजन मेकिंग करूं। लूजिंग डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिविटी, मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट, ये देखो रीसेंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो अभी हुए हैं मेरे दिमाग में ताजा है, मैं इनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड कर जाता हूँ। अवेलेबिलिटी यही है कि मेरे जहन में यही था, और बाद में जब मैं देखता हूँ तो नुकसान होता है, तो ये क्या हुआ। आपने कहा सर आपने ना कुछ नई चीजों को अपने जहन में रखा, पुरानियों को आप भूल गए थे, रीसेंट इवेंट्स की बेसिस पे आपने किया है, आपका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया, जो आपने डिसीजन करना था आप रह गए हैं। अब जरा देखो रिप्रेजेंटेशन बायस, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास अब तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इस शहर में ये वाली चीज बिक रही है, और क्या मैं ये चीज बेचूं, अब मुझे डिसाइड नहीं हो रहा। मैं फौरी तौर पे क्या करता हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि कौन कौन लोग ये चीज कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से देता हूँ। अभी मेरी कहीं पे बात हो रही तो उन्होंने कहा जी हम लोग ना एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो लोगों को फैसिलिटेट करे। मैंने कहा क्या फैसिलिटी चाहिए। उन्होंने कहा जी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को सौदा उनके घर में ला कर दें। मैंने कहा उसकी तो बहुत सारी एप्स हैं, फौरी है और पता नहीं और कौन कौन सी हैं। तो उसने कहा जी हम वो ही देख रहे हैं। अब नोट करो हुआ क्या, हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और चीजों के हम डिसाइड करते हैं अपने लिए। कहते हैं ड्राइंग एनालॉजीज एंड सीइंग आइडेंटिकल सिचुएशन व्हेन नन एग्जिस्ट। हमारे पास मतलब क्या हुआ,
सिमिलर सिचुएशन को देखना शुरू कर दें। हमारे पास नहीं है, हमने पहले कभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन जब हमने एनालिसिस को देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास इस जैसी सिचुएशन शहर में और कहाँ है, मुल्क में और कहाँ है, अमेरिका में और क्या हो रहा है, तो हम उनकी बेसिस के ऊपर ट्रायल लेना चाहते हैं, हम डिसाइड करते हैं और ट्राई करते हैं। तो ये वो चीज है कि रिप्रेजेंटेशन बायस हमारे पास नहीं है, हमने डिसीजंस नहीं किए, लेकिन हम औरों के डिसीजंस को देख के, उसी तरह की सिचुएशंस को देख के डिसाइड करते हैं। और जो लास्ट है ये बहुत डिफरेंट है। अब जरा देखना, रैंडम बायस, क्रिएटिंग अनसपोर्टेड मीनिंग आउट ऑफ रैंडम, बिल्कुल रैंडम इवेंट्स हैं और जो हम उस वक्त बेहतर समझ रहे हैं हम वो करते चले जा रहे हैं। क्रिएटिंग अनसपोर्टेड मीनिंग, हमें नहीं, उसके लिए कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है, कोई चीज नहीं है, और हम वो रैंडम इवेंट्स हैं, हम उन रैंडम के लिए रैंडम किस्म के डिसीजंस कर रहे हैं। तो ये आपके पास 4, सारे बच्चे सो गए, 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिफरेंट तरह के बाइस हैं, ये 10 तरह के रुझानात हैं जो कि हम डिसीजन मेकिंग के वक्त इनको देख रहे होते हैं कि इनसे भी एरर आता है। अगर बाइसनेस है, वही वाली बात है, या तेरा झुकाव तो लाहौर के अंदर की तरफ है, वो ठीक हो या गलत, तूने उनको ठीक ही कहना है, तो लिहाजा कुछ नहीं हो सकता, तेरे से बात नहीं हो सकती, तेरा डिसीजन गलत ही होगा। तो देखो ये बाइस का जहन में रखना, बाज़ औक़ात बाइस अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन अक्सर ये हमें एरर की तरफ ले जाते हैं, इसलिए हेडिंग में भी उसने लिख दिया है ये बाइजेस एंड एरर्स है। अब बताओ कुछ समझ में आता है? यस सर। यार ये 3 रह गए, अगर बुरा ना मानो ये भी पढ़ लो यार, गुजारना ही है तुमने, मैंने पढ़ाना है, तुमने तो गुजारना ही है। बस हो गया? अच्छा चलो चलो, नमाज का टाइम हो गया। नमाज का टाइम हो गया, बस वो ना छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है। अटेंडेंस लगाओ अपनी सारे। अच्छा तलहा, तुमने बेटा इसकी अटेंडेंस मुझे भेजनी है, ठीक है? अब वो हमारे पास आ गया है कि जी सबकी अटेंडेंस जमा करवा दे। ठीक हो गया सर। शाबाश, चलो चलो चलो, आज की क्लास के लिए, हाँ निशान तुम्हारी लग, तुम आते रहे हो, मुझे याद है, बिल्कुल लग जाएगी। और थैंक यू बेटा, आप लोगों ने टाइम निकाला, कुछ लोग जागते भी रहे इस दौरान में, और ये पॉजिटिव है कि आप खुद से, मैं वही वाली बात है बेटा, नहीं पढ़ना तो बता दो और बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं आराम से कहूंगा जी बीमार था और मैंने इतना ही पढ़ाना है। और अगर पढ़ना है देखो आज भी क्या हुआ, जब तुम इसको दोहराने बैठोगे तुम्हें एहसास हो जाएगा यार ये इतना मुश्किल नहीं था, थ्योरी है, खुश्क है, इसलिए हम लोग इसको भागते हैं कि यार ये कोर्स कोई ना पढ़ाता। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कुछ भी नहीं था, ये मजाक हुआ है, मतलब था तो, लेकिन ये उतना वो नहीं था जितना हम इसको समझ रहे थे। तो इसको अब बुक से आप पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि यार ये हमें आता है। ठीक है, सॉरी यार, रिकॉर्डिंग ऑफ करूं,